टॉपिक है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले जो हम ड्रग पढ़ेंगे वो है सेडेटिव और हिप्नोटिक्स। दोस्तों सेडेटिव और हिप्नोटिक्स से क्या मतलब है, सबसे पहले इनका मतलब क्या होता है। तो सेडेटिव दोस्तों ऐसी दवाइयां हैं जिनको खाने से सुस्ती आती है, ठीक है। जिनको खाने से सुस्ती आती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेडेटिव। जैसे मान लीजिए हम क्लास ले रहे हैं और आधे घंटे की क्लास के बाद हमें सुस्ती आने लग जाती है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ, सेडेटिव्स। इसी तरीके से हिप्नोटिक्स का मतलब है कि ऐसी दवाइयां जिनको खाने से नींद आने लगे। जैसे जो अगर वो लेक्चर आधे घंटे से 1 घंटे का लेक्चर हो गया है तो हमें फिर थोड़ी देर बाद नींद आने लगती है। तो सेडेटिव और हिप्नोटिक्स दो अलग अलग तरीके की दवाइयां नहीं है दोस्तों। सेडेटिव और हिप्नोटिक्स एक ही दवाई है। अगर हम लो डोज में देते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से सुस्ती आने लगती है, दैट ड्रग्स इज सेडेटिव्स। और यदि उसको ही हम हाई डोज में अगर देने लगते हैं तो उसे खाने से नींद आने लगती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हिप्नोटिक्स। तो ये दोनों अलग अलग दवाइयां नहीं है, ये एक ही तरीके की दवाइयां हैं। अगर कम डोज में हम देते हैं तो उससे सेडेशन होता है, और उन्हीं को अगर हाई डोज में हम देते हैं तो यहाँ पर हिप्नोटिक्स की तरह काम करती है, यानी नींद हमें आने लगती है, ठीक है। ये दोनों ही दवाइयां, यानी कहने का मतलब सेडेटिव और हिप्नोटिक्स ड्रग्स जो होती हैं ये सीएनएस को डिप्रेस करती है, ठीक है। सुस्ती हमारी कब आएगी या नींद कब आएगी, जब सीएनएस डिप्रेस होगा। तो सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग है, ठीक है। तो ब्रेन जो हमारा वो कैसे डिप्रेस होता है, ठीक है, ब्रेन हमारा डिप्रेस कैसे होता है। दोस्तों ब्रेन में एक इनहिबिटरी अमीनो एसिड्स होता है जिसे हम बोलते हैं गाबा, इनहिबिटरी अमीनो एसिड्स। कौन सा होता है, गाबा। गाबा का मतलब होता है गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। जो ब्रेन सेल्स होती हैं, इन ब्रेन सेल्स को इनहिबिट करने वाला जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो अमाइनो एसिड्स है, वो क्या है, गाबा। गाबा का जो फुल फॉर्म है गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। तो गाबा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कैसा न्यूरोट्रांसमीटर है दोस्तों, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। जिसको समझने के लिए आप मानिए कि ये हमारा कोई ब्रेन सेल है, इस ब्रेन सेल के ऊपर एक चैनल पाए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्लोराइड चैनल। हमने कहा ये चैनल है, ये क्या चीज है, क्लोराइड चैनल। तो क्लोराइड चैनल क्या करते हैं, जब भी ये ओपन होते हैं तो क्लोराइड आयन जो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट से इंट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। तो जब क्लोराइड सेल के अंदर आएगा दोस्तों तो क्या होगा, नेगेटिव आयन सेल के अंदर आ जाएगा। जब सेल रेस्टिंग स्टेट में थी तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या था दोस्तों, हमने कहा था -72 -90 मिली वोल्ट था। तो अगर इसमें और नेगेटिव चार्ज और ऐड हो गया तो मैंने कहा कि ये -100 हो गया या -120 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, सेल क्या हो रही है, हाइपर पोलराइज हो रही है, हाइपर पोलराइज हो रही है। और इसको स्टिमुलेट करना अब और ज्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब सेल हाइपर पोलराइज होगी तो ये स्टिमुलेट नहीं हो पाएगी आसानी से, और यहाँ पर ब्रेन जो है वो क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। तो ब्रेन सेल्स के ऊपर जो क्लोराइड चैनल पाए जाते हैं दोस्तों, ये क्लोराइड चैनल क्या करते हैं, जैसे ही ये ओपन होते हैं तो क्लोराइड आयन बाहर से अंदर की तरफ आ जाते हैं और सेल को हाइपर पोलराइज कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन जो है वो डिप्रेस हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये चैनल होते हैं
इस पर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं अलग अलग तरीके के, और ये रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं? ये रिसेप्टर्स होते हैं गाबा रिसेप्टर्स, ठीक है, गाबा रिसेप्टर्स। तो जैसे ही कोई ऐसी दवाई जो कि इन गाबा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है, तो वहां पर क्या हो जाता है, क्लोराइड चैनल ओपन हो जाते हैं, और क्लोराइड चैनल ओपन हुए तो क्लोराइड अंदर आ गए, क्लोराइड अंदर आ गए तो सेल हाइपरपोलराइज हो गई और सेल अब स्टिमुलेट नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो गाबा जो चैनल है, या कहने का मतलब जो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है, ये क्या करेगा, इस रिसेप्टर्स पर अटैच होगा एंड इस रिसेप्टर से अटैच होते ही इस क्लोराइड चैनल को ओपन कर देगा। दोस्तों यहां पर ये जो क्लोराइड चैनल होते हैं, इस पे और भी दो तरीके के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स, और दूसरा हमने कहा बार्बिचूरेट रिसेप्टर्स, ठीक है। तो यहां पर गाबा के अलावा बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स, और तीसरा हमने कहा बार्बिचूरेट रिसेप्टर्स जो है वो भी यहां पर पाए जाते हैं। तो दोस्तों बार्बिचूरेट और बेंजोडाइजेपिन ये दोनों कैसे काम करते हैं? देखिएगा, जब भी कोई बार्बिचूरेट ड्रग हम यहाँ पर देंगे तो ये क्या करेगा, इस रिसेप्टर्स पर अटैच होगा, और इस रिसेप्टर पर अटैच होते ही क्या कर देगा, ये भी क्लोराइड चैनल को ओपन कर देगा, और क्लोराइड चैनल ओपन होते ही क्लोराइड अंदर आ जाएंगे और सेल हाइपरपोलराइज हो जाएगा। तो जैसे बिल्कुल गाबा काम कर रहा था, उसी तरीके से बार्बिचूरेट भी यहाँ पर काम करता है, ठीक है। तो बार्बिचूरेट और गाबा बिल्कुल एक जैसे ही काम करते हैं, यानी कहने का मतलब ये क्लोराइड चैनल को ओपन कर देते हैं, और क्लोराइड चैनल ओपन होते ही क्या होगा दोस्तों, सेल हाइपरपोलराइज हो जाएगी, और सेल के हाइपरपोलराइज होते ही ब्रेन जो है वो डिप्रेस हो जाएगा। क्लियर है? तो चूंकि ये बार्बिचूरेट की तरह ही काम कर रहे हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों, बार्बिचूरेट गाबा की तरह ही काम कर रहे हैं, तो इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, गाबा माइमेटिक, गाबा माइमेटिक ड्रग हम इनको बोलते हैं। तो बार्बिचूरेट कैसी ड्रग है, गाबा माइमेटिक, जो मिमिक कर रही है, किसकी तरह, गाबा की तरह, यानी गाबा की तरह ही काम कर रही है, इसलिए बार्बिचूरेट्स को हमने क्या बोला है, गाबा माइमेटिक्स। जबकि दूसरी जो दवाई है जिसे हम बोलते हैं बेंजोडाइजेपिन, ठीक है। तो बेंजोडाइजेपिन क्या होता है दोस्तों, बेंजोडाइजेपिन जैसे ही कोई दवाई बेंजोडाइजेपिन इन रिसेप्टर्स पर अटैच होती है, तो यहां पर क्लोराइड चैनल ओपन नहीं होता, ठीक है। जबकि बार्बिचूरेट तो क्या कर रही थी, डायरेक्ट गाबा की तरह क्लोराइड चैनल को ओपन कर रही थी, लेकिन बेंजोडाइजेपिन क्लोराइड चैनल को ओपन नहीं करेगी। ये क्या करेगी, इस गाबा को स्टिमुलेट करेगी। तो यहाँ पर ये जैसे ही बेंजोडाइजेपिन इस रिसेप्टर्स पर अटैच होगा, ये गाबा को स्टिमुलेट करेगी, और गाबा को स्टिमुलेट करेगी तो क्या करेगा, गाबा रिसेप्टर्स पर अटैच होगा और क्लोराइड चैनल को ओपन करेगा। यानी डायरेक्टली ये क्लोराइड चैनल को ओपन नहीं कर रहा है, पहले ये गाबा को स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर भी क्लोराइड चैनल ओपन तो हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली ओपन हो रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, गाबा फैसिलिटेटरी, गाबा फैसिलिटेटरी। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बार्बिचूरेट और बेंजोडाइजेपिन कैसे काम करती है, ब्रेन को कैसे सप्रेस करती है, कि यहाँ पर गाबा जो रिसेप्टर्स हैं उनकी तरह ही काम करती है बार्बिचूरेट्स, यानी जैसे ही बार्बिचूरेट दवाई हम देंगे, बार्बिचूरेट रिसेप्टर्स पर ही अटैच होगी और क्लोराइड चैनल को ओपन कर देंगी, और क्लोराइड चैनल जैसे ही ओपन होगा, सेल हाइपरपोलराइज हो जाएगी और वहां पर सप्रेशन हो जाएगा। इसी तरीके से बेंजोडाइजेपिन जब हम देंगे तो बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर से अटैच होगी, लेकिन क्लोराइड चैनल डायरेक्टली ओपन नहीं होंगे, ठीक है। तो पहले ये गाबा को स्टिमुलेट करेगी, और गाबा को स्टिमुलेट करने के बाद फिर क्लोराइड चैनल ओपन होंगे। तो इन ड्रग्स को हम बोलते हैं गाबा फैसिलिटेटरी। दूसरी चीज हमने कहा कि बार्बिचूरेट और बेंजोडाइजेपिन में डिफरेंस क्या है, कि ये ड्यूरेशन को इंक्रीज करती है। ये जो क्लोराइड चैनल ओपन होने का जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन जो है, उसको ये इंक्रीज करती है, ठीक है। ड्यूरेशन यहां पर इंक्रीज होता है, जबकि बेंजोडाइजेपिन जो है वो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा।
इसको एक एग्जांपल से समझिएगा। मान लीजिए हमने कहा कि नॉर्मल व्यक्ति के अंदर जब जो गाबा जो है वो क्या करता है कि यहाँ पर जो चैनल 1 मिनट के अंदर ये 5 बार जो है ओपन होता है। हमने कहा कि ये 2 मिली सेकेंड्स के लिए ओपन होता है नॉर्मल व्यक्ति के अंदर। जब गाबा काम करता है तो 2 मिली सेकेंड्स के लिए ओपन होता है और 1 मिनट में ये 5 बार जो है वो ओपन होता है। तो जैसे ही हम बार्बिट्यूरेट दवाई देंगे दोस्तों, तो बार्बिट्यूरेट क्या करेगा, इसका ड्यूरेशन जो है वो इंक्रीज कर देगा। तो अब ये पहले 2 मिली सेकेंड के लिए ओपन था, अब ये क्या हो जाएगा, होगा तो 5 बार ही ओपन, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, 4 मिली सेकेंड्स के लिए ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, ड्यूरेशन इंक्रीज हो रहा है। जो पहले 2 मिली सेकेंड्स के लिए ओपन था ये चैनल, अब क्या हो जाएगा, 4 मिली सेकेंड्स के लिए ओपन हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ज्यादा देर तक अगर ये खुला रहेगा तो ज्यादा क्लोराइड आयन अंदर जाएंगे, और ज्यादा क्लोराइड आयन अंदर जाएंगे तो निश्चित रूप से वहां पर ब्रेन जो है वो क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। तो बार्बिट्यूरेट्स तो क्या कर रही है दोस्तों, यहाँ पर ड्यूरेशन जो है वो इंक्रीज कर रही है, जबकि बेंजोडाइजेपिन जो है वो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है। फ्रीक्वेंसी का मतलब, जैसे हमने कहा कि यहाँ पर 1 मिनट के अंदर ये पहले 5 बार जो है वो ओपन हो रहा था, अब ये 10 बार ओपन होने लग गया। ठीक है, तो यहां पर खुला तो ये 2 मिली सेकेंड्स के लिए, अभी भी ये 2 मिली सेकेंड्स के लिए ओपन है, लेकिन पहले ये सिर्फ 5 बार ओपन होता था, अब ये क्या हो गया, 10 बार ओपन हो गया। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो बार्बिट्यूरेट्स ने तो क्या किया दोस्तों, बार्बिट्यूरेट्स ने ड्यूरेशन इंक्रीज कर दिया, जबकि बेंजोडाइजेपिन ने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बार्बिट्यूरेट्स और बेंजोडाइजेपिन। तीसरा डिफरेंस है कि यहाँ पर ये जो बार्बिट्यूरेट्स जो ड्रग्स होती हैं, इनके अंदर डोज रेस्पॉन्स कर्व जो होता है वो स्टीप होता है, जबकि बेंजोडाइजेपिन के अंदर डोज रेस्पॉन्स कर्व जो है वो फ्लैट होता है। डोज रेस्पॉन्स कर्व का क्या मतलब होता है दोस्तों, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पर डोज जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं और रेस्पॉन्स को हम वाई एक्सिस पर जब हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो कर्व होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब थोड़ी सी डोज बढ़ाते ही रेस्पॉन्स बहुत ज्यादा आने लगता है। ठीक है, रेस्पॉन्स बहुत तेजी से इंक्रीज होने लगता है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, कि यहाँ पर अगर ये कर्व स्टीप होगा, अगर ये कर्व यहाँ पर स्टीप होगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्व के स्टीप होने की वजह से यहाँ पर डोज जो है जैसे ही हम बढ़ाएंगे वहां पर रेस्पॉन्स जो है वो बहुत ज्यादा आने लगेगा। ठीक है, तो रेस्पॉन्स अगर ज्यादा आएगा तो ये ड्रग जो है वो अनसेफ हो जाएगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब थोड़ी सी डोज बढ़ाने पे ही ये टॉक्सिक हो सकती है, यस और नॉट। तो ये ड्रग जो है वो यहाँ पर अनसेफ होती है, जबकि बेंजोडाइजेपिन के अंदर जो कर्व होता है वो कैसा कर्व है, फ्लैट कर्व है। फ्लैट कर्व होने की वजह से यहाँ पर फ्लैट कर्व होने से क्या होगा, जैसे जैसे डोज बढ़ाएंगे रेस्पॉन्स के अंदर बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, तो ये ड्रग जो है वो टॉक्सिक नहीं होती है, यानी कहने का मतलब ये ड्रग जो है वो सेफ होती है। तो डोज रेस्पॉन्स कर्व बार्बिट्यूरेट्स का स्टीप होता है, इसलिए ड्रग जो है वो अनसेफ होती है, जबकि बेंजोडाइजेपिन ड्रग जो है वो यहाँ पर सेफ होती है। इसके अलावा बार्बिट्यूरेट जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एंजाइम इंड्यूसर ड्रग है। एंजाइम इंड्यूसर, साइटोक्रोम P450 एंजाइम जो है वो यहाँ पर इंड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से ड्रग इंटरेक्शन होने के चांसेस जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा होते हैं। तो बार्बिट्यूरेट जब हम देते हैं, किसी दूसरी दवाई भी अगर साथ में चल रही होती है, तो यहाँ पर ड्रग के इंटरेक्शन होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है, जबकि बेंजोडाइजेपिन एंजाइम इंड्यूसर यहाँ पर नहीं होता। पांचवी चीज यहाँ पर कि बार्बिट्यूरेट ड्रग्स जो होती हैं इनका एडिक्शन बहुत ज्यादा होने की संभावनाएं होती है। ठीक है, एडिक्शन की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। बेंजोडाइजेपिन में भी एडिक्शन होता है, लेकिन बार्बिट्यूरेट्स की तुलना में इनका एडिक्शन जो है वो कम होता है। ठीक है, इसके अलावा
यहाँ पर इन दवाइयों को खाने से एमनेसिया होता है। एमनेसिया का मतलब लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। और एमनेसिया दोस्तों दो तरीके का हो सकता है, एंटीरोग्रेड और रेट्रोग्रेड एमनेसिया। रेट्रोग्रेड एमनेसिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? रेट्रोग्रेड का मतलब जैसे ही पेशेंट से हम पूछते हैं कि वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता था, यानी कहने का मतलब वो पास्ट जो है वो सारा भूल चुका है, पीछे का जो चीज है वो सारी भूल चुका है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रेट्रोग्रेड एमनेसिया, ठीक है। एंटीरोग्रेड एमनेसिया का मतलब है जैसे ही उसने दवाई खाई और दवाई खाने के बाद उसके साथ क्या हुआ आगे, वो अगर सब भूल जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंटीरोग्रेड। यानी कहने का मतलब, जैसे मैंने कहा कि ये दवाई खाने का पॉइंट है, तो इससे पीछे का जो इवेंट है अगर उसे भूलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेट्रोग्रेड एमनेसिया। और दवाई खाने के बाद वाला अगर एपिसोड अगर वो भूल जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एंटीरोग्रेड एमनेसिया। तो बार्बिचूरेट जो है ये भी एमनेसिया प्रोड्यूस करता है, और किस तरीके का? एंटीरोग्रेड एमनेसिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जबकि बेंजोडाइजेपिन जो है ये भी एमनेसिया प्रोड्यूस करती है, लेकिन इसकी तुलना में, जैसे हमने कहा कि यहाँ पर हम 4+ कह रहे हैं, तो इसकी तुलना में यहाँ पर +2 एंटीरोग्रेड एमनेसिया यहाँ पर होता है। अगर बार्बिचूरेट्स की पॉइजनिंग हो जाती है दोस्तों, तो इसका कोई एंटीडोट जो है वो अवेलेबल नहीं है। एंटीडोट अवेलेबल नहीं है। जबकि बेंजोडाइजेपिन की अगर पॉइजनिंग होती है तो यहाँ पर इसका एंटीडोट अवेलेबल है, और इसका एंटीडोट क्या है? फ्लूमाजेनिल। तो दोस्तों बार्बिचूरेट्स और बेंजोडाइजेपिन के बीच में डिफरेंस हम यहाँ पर देख रहे थे, जो कि सेडेटिव और हिप्नोटिक्स की तरह काम करती है। तो बार्बिचूरेट्स तो गाबा माइमेटिक होती है, यानी कहने का मतलब डायरेक्ट रिसेप्टर्स पर अटैच हो जाती है और क्लोराइड चैनल को ओपन कर देती है। क्लोराइड चैनल ओपन हुए, क्लोराइड जो है वो सेल के अंदर आ जाता है और सेल हाइपरपोलराइज हो जाती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? गाबा माइमेटिक। जबकि बेंजोडाइजेपिन जो है जैसे ही रिसेप्टर पर अटैच होती है, क्लोराइड चैनल ओपन नहीं होते, ये गाबा को स्टिमुलेट करती है, और गाबा को स्टिमुलेट होने की वजह से गाबा रिसेप्टर ओपन स्टिमुलेट होते हैं और यहाँ पर क्लोराइड चैनल ओपन होते हैं। तो यानी कहने का मतलब गाबा फैसिलिटेटरी ड्रग है। दूसरा हमने कहा कि बार्बिचूरेट जो है वो ड्यूरेशन को इंक्रीज करती है। ड्यूरेशन, जैसे हमने कहा कि पहले 2 मिलीसेकंड के लिए ओपन हो रहा था, तो अभी 4 मिलीसेकंड के लिए ओपन होता है, तो यहाँ पर ड्यूरेशन इंक्रीज होता है। जबकि बेंजोडाइजेपिन जो है वो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देती है। जैसे हमने कहा कि पहले 1 मिनट में 5 बार ओपन हो रहा है, तो अब वो 1 मिनट में 10 बार ओपन हो रहा है। तीसरा हमने कहा कि डोज रेस्पॉन्स कर्व यहाँ पर स्टीप है, इसलिए ड्रग जो है वो अनसेफ होती है, टॉक्सिक होती है। थोड़ी सी डोज बढ़ाते ही यहाँ पर ये टॉक्सिक हो जाती है। जबकि बेंजोडाइजेपिन के अंदर डोज रेस्पॉन्स कर्व जो है वो फ्लैट होता है, इसलिए ड्रग जो है वो सेफ होती है। बार्बिचूरेट्स एंजाइम इंड्यूसर होती है, इसलिए इसका ड्रग इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है। बेंजोडाइजेपिन जो है इसका एंजाइम इंड्यूसर नहीं होती, इसलिए ड्रग इंटरेक्शन इसके नहीं होते। एडिक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बार्बिचूरेट्स के अंदर, जबकि बेंजोडाइजेपिन में एडिक्शन के चांसेस कम होते हैं कंपैरेटिवली टू द बार्बिचूरेट। एमनेसिया भी दोनों ड्रग करती हैं। एंटीरोग्रेड टाइप का एमनेसिया यहाँ पर होता है, लेकिन बार्बिचूरेट्स में ये ज्यादा होता है, बेंजोडाइजेपिन में ये कम होता है। बार्बिचूरेट्स का कोई एंटीडोट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जबकि बेंजोडाइजेपिन का जो एंटीडोट है वो क्या है? फ्लूमाजेनिल, ठीक है। तो दोस्तों ये इंपोर्टेंट डिफरेंस है बार्बिचूरेट्स और बेंजोडाइजेपिन के अंदर। इसके अंदर कुछ चीजें याद रखने वाली, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि यहाँ पर जो बेंजोडाइजेपिन है इसके अंदर सभी चीज एफ से स्टार्ट होती है। गाबा फैसिलिटेटरी है, फ्रीक्वेंसी को ये इंक्रीज कर रही है, और इसका जो डोज रेस्पॉन्स कर्व है वो क्या है? फ्लैट, और एंटीडोट क्या है? फ्लूमाजेनिल। तो बेंजोडाइजेपिन के अंदर सभी चीजें एफ से स्टार्ट हो रही हैं, तो बहुत ही आसानी से आप याद रख सकते हैं कि फैसिलिटेटरी है। फैसिलिटेटरी का मतलब पहले गाबा को स्टिमुलेट कर रहा है, उसके बाद क्लोराइड चैनल ओपन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, डोज रेस्पॉन्स कर्व फ्लैट है, एंटीडोट जो है वो फ्लूमाजेनिल है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सी ड्रग जो है वो ज्यादा सेफ हुई? यहाँ पर बेंजोडाइजेपिन जो है वो यहाँ पर ज्यादा सेफ है। तो आजकल जनरली बार्बिचूरेट्स को हम यूज में नहीं लेते हैं। यहाँ पर कौन सी ड्रग हम यूज में लेते हैं? बेंजोडाइजेपिन।
केवल कुछ बार्बिट्यूरेट्स जो हैं उनको ही हम यूज में लेते हैं। कौन कौन सी बार्बिट्यूरेट्स आजकल हम यूज में लेते हैं? इसके अंदर एक ड्रग है फिनोबार्बिटॉन, फिनोबार्बिटॉन, और दूसरी ड्रग है यहां पर थायोपेंटोन। दोस्तों फिनोबार्बिटॉन मेनली एपिलेप्सी के अंदर यूज में आती है। कहाँ यूज में आती है? एपिलेप्सी। हालांकि बहुत ही कम आजकल हम इसे यूज में लेते हैं। जबकि थायोपेंटोन जो है ये एनेस्थीसिया के अंदर यूज में आती है। एनेस्थीसिया, जनरली एनेस्थीसिया में बहुत जगह हम इसे यूज में लेते हैं। थायोपेंटोन कई जगह काम में आती है एनेस्थीसिया में। लेकिन जो फिनोबार्बिटोन है वो एपिलेप्सी में यूज में लेते हैं, लेकिन बहुत ही कम यूज में हम इसे लेते हैं। तो बेंजोडाइजेपिन हम जनरली यूज में लेते हैं, लेकिन जो बार्बिट्यूरेट्स है इन्हें हम ज्यादा जगह यूज में आजकल नहीं लेते हैं। बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स जो है वो कौन कौन सी है देखिएगा। इसके अंदर डाइजीपाम, दूसरा हमने कहा फ्लूराजीपाम, नाइट्रेजीपाम, फ्लूनाइट्रेजीपाम, तो जिन भी दवाइयों के एंड में जी पाम लगा हुआ है उन दवाइयों को हम क्या कह रहे हैं? बेंजोडाइजेपिन। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो डाइजीपाम जो ड्रग है, हम लोगों ने जब जनरल फार्मेकोलॉजी पढ़ी थी तो हमने एक चीज पढ़ा था कि डाइजीपाम जो है ये अपना एक्टिव मेटाबोलाइट बनाता है और उसे हम बोलते हैं ऑक्साजीपाम। ऑक्साजीपाम जो है डाइजीपाम का एक एक्टिव मेटाबोलाइट है। तो दोस्तों जब भी हम, जैसे मान लीजिए हमने रात को किसी पेशेंट को नींद नहीं आती तो हमने ये दवाई जो है सोच कर दे दी। जैसे मान लीजिए डाइजीपाम जो है वो 6 घंटे काम करता है। डाइजीपाम का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो 6 आवर्स तक है। इसी तरीके से ऑक्साजीपाम जो है, जो इसका एक्टिव मेटाबोलाइट है, वो भी 6 घंटे काम करता है। ठीक है। तो हमने एक पेशेंट है जिसको नींद नहीं आती रात को, तो हमने उसको दवाई दे दी कि साहब डाइजीपाम जो है वो हम दे देते हैं, तो इससे इसको नींद आ जाएगी और सुबह तक ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। सुबह जब ये उठेगा तो यहाँ पर वो फ्रेश रहेगा। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जैसे ही हम डाइजीपाम देंगे तो डाइजीपाम जब असर करेगा तो 6 घंटे तक उसको बढ़िया नींद आएगी। ठीक है। लेकिन सुबह जब वो वहां पर क्या उठ पाएगा? दोस्तों 6 घंटे के बाद इसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट है ऑक्सीजीपाम जो है वो यहाँ पर बन जाए। एंड ऑक्सीजीपाम भी क्या चीज है? एक्टिव मेटाबोलाइट है। तो अगेन ये 6 घंटे तक काम करेगा। और तो पता चला कि हमने इस पेशेंट को दवाई दी थी कि सुबह उठ जाएगा, लेकिन ये दोपहर को वहां पर जाकर उठता है। ठीक है। तो वहां पर डाइजीपाम जो है वो कैसी दवाई हो गई दोस्तों? लॉन्ग एक्टिंग ड्रग हो गई। क्यों? क्योंकि एक्टिव मेटाबोलाइट वहां पर काम कर रहा है। ठीक है। एक्टिव मेटाबोलाइट होने की वजह से ये दवाई क्या हो गई? लॉन्ग एक्टिंग हो गई। हमने तो सोचा था कि 6 घंटे के बाद जो है वो उठ जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो 6 की जगह 12 घंटे के बाद जो है वो यहाँ पर उठ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए सुबह सुबह मम्मी ने वहां पर जगा दिया, उठा दिया कि सब उठो उठो, सुबह सुबह उठो, टाइम हो गया, ऑफिस जाने का टाइम हो गया, या स्कूल जाने का टाइम हो गया, या कोचिंग जाने का टाइम हो गया, सोते रहते हो, हमेशा पड़े रहते हो बिस्तर के अंदर, तो वहां पर उठा दिया, जबरदस्ती वहां पर उठा दिया, तो क्या होगा? ये पेशेंट जो है वो दोपहर तक झूमता रहेगा। ठीक है। दोपहर तक झूमता रहना यानी कहने का मतलब इसके अंदर हैंगओवर होगा। ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर, जो ड्रग की जो कंसंट्रेशन है वो अभी भी ब्रेन सेल्स के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स हाइपरपोलराइज हो रखी है। यानी कहने का मतलब वहां पर सप्रेशन हो रखा है। तो हैंगओवर जो है वो यहाँ पर रहेगा। अल्कोहल में भी ऐसे ही होता है। अगर मान लीजिए ज्यादा आवश्यकता से ज्यादा वहां पर पी ली है तो क्या होगा?
वहां पर जब तक वो ड्रग्स मौजूद रहेगी शरीर के अंदर, आदमी झूमता रहेगा। ठीक है, तो लॉन्ग एक्टिंग ये ड्रग जो है वो यहाँ पर होती है एक्टिव मेटाबोलाइट की वजह से। दूसरा, हैंगओवर जो है ये यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। दोस्तों, बेंजोडाइजेपिन जो है वो लॉन्ग एक्टिंग दवाई है, प्लस साथ ही साथ ये ब्रेन सेल्स को सप्रेस कर रही है। तो एल्डरली व्यक्ति, जो एल्डरली व्यक्ति होते हैं उनके अंदर तो पहले से ही न्यूरो डिजनरेशन है। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर 10 मिलियन ब्रेन सेल्स है, तो वहां पर जो एल्डरली व्यक्ति होते हैं, जो ओल्ड व्यक्ति होते हैं, जो बुढ़े लोग होते हैं, उनके अंदर तो वैसे ही न्यूरो डिजनरेशन हो रहा है, तो वहां पर ये ब्रेन सेल्स ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो यहाँ पर बेंजोडाइजेपिन जो है वो एल्डरली के अंदर, एल्डरली जो पर्सन होते हैं इनके अंदर क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इनके अंदर हमें अवॉइड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो इसकी वजह से टॉक्सिसिटी जो है वो यहाँ पर हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इंसोम्निया की प्रॉब्लम, नींद नहीं आने की प्रॉब्लम तो ज्यादा ओल्डर एज में ही होती है, एल्डरली पर्सन के अंदर ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे काम करेंगे? अगर हमने कहा कि हमने डाइजीपाम या ऑक्सीजीपाम दे दी, और चूंकि एल्डरली पर्सन के अंदर सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, ब्रेन सेल्स कम हो जाती हैं, तो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होगी। लेकिन नींद भी इनके अंदर ही, नींद की प्रॉब्लम, इंसोम्निया की प्रॉब्लम एल्डरली पर्सन के अंदर है, तो हम क्या करें? इसके अलावा चूंकि डाइजीपाम्स का मेटाबॉलिज्म यहाँ पर हो रहा है, और मेटाबॉलिज्म कौन सी जगह होता है दोस्तों? लीवर के अंदर होता है। तो ऐसे पेशेंट जिनका लीवर फेलियर है, लीवर फेलियर है, लीवर फेलियर वाले पेशेंट्स के अंदर भी ये क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो दोस्तों, यहां पर इसका एक्टिव मेटाबोलाइट बनने की वजह से ये दवाई लॉन्ग एक्टिंग है, जिसकी वजह से हैंगओवर हो रहा है, एल्डरली पर्सन्स के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लीवर फेलियर के पर्सन्स के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो ये जो सारी की सारी जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो किस लिए क्रिएट हो रही है? कि यहाँ पर इसका एक्टिव मेटाबोलाइट जनरेट हो रहा है। अगर ये एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं हो तो दवाई जो है वो क्या हो जाएगी, शॉर्ट एक्टिंग हो जाएगी। शॉर्ट एक्टिंग रहेगी तो हैंगओवर भी इसका नहीं होगा। ठीक है, एल्डरली पर्सन के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं रहेगी। ठीक है, और लीवर फेलियर के अंदर भी हम इसको दे सकते हैं, यस और नॉट? तो यहाँ पर हम ऐसी दवाई यूज में लेते हैं जो जो एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं बनाती। और ये कौन सी दवाई है? इनको हम बोलते हैं स्टोल ड्रग, STOLE। स्टोल ड्रग जो है वो हम यहाँ पर बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं, एस का मतलब है शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन। शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन कौन कौन सी होती हैं ये? इसके अंदर टेमाजीपाम, टेमाजीपाम या ट्राइजोलाम। ओ का मतलब है ऑक्सीजीपाम, एल का मतलब है लोरेजीपाम, और ई का मतलब है एस्ट्राजोलाम। तो यहाँ पर ये जो स्टोल ड्रग जो है ये क्या है, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। तो जो सारी प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रही थी लॉन्ग एक्टिंग की ड्रग की वजह से, कि यहाँ पर एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं होता, ये खुद ही एक्टिव होती है, इनका कोई एक्टिव मेटाबोलाइट यहाँ पर नहीं होता। और एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं होने की वजह से ये क्या हो जाएंगी, शॉर्ट एक्टिंग होगी। हमने कहा कि 6 घंटे के लिए चाहिए हमें, तो 6 घंटे ही काम करेगी। ठीक है, हैंगओवर इससे नहीं होगा। तीसरा, हमने कहा कि एल्डरली पर्सन के अंदर हम इसको दे पाएंगे। चौथा, हमने कहा कि लीवर फेलियर वाले पेशेंट्स के अंदर भी हम इसको दे पाएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पर ये जो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होती है बेंजोडाइजेपिन, ये हम हैंगओवर प्रोड्यूस नहीं कर सकती, एल्डरली के अंदर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और लीवर फेलियर वाले पेशेंट्स के अंदर भी हम इसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरा, शॉर्टेस्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन, शॉर्टेस्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन ये होता है मिडोजोलाम। ये शॉर्ट एक्टिंग होती है। ये जो ड्रग्स अभी हमने पढ़ी स्टोल ड्रग, ये शॉर्ट एक्टिंग है, लेकिन शॉर्टेस्ट एक्टिंग जो है वो नहीं है। शॉर्टेस्ट एक्टिंग कौन सी है? मिडाजोलाम। मिडाजोलाम दोस्तों नॉर्मली हम एनेस्थेसिया के अंदर यूज में लेते हैं।
एनेस्थीसिया के अंदर हम यूज में लेते हैं, दैट इज द शॉर्टेस्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन। ठीक है, मिडाजोलाम इज द शॉर्टेस्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन। अब दोस्तों जैसे ही हम ये दवाइयां देते हैं तो हमें नींद आ जाती है। ठीक है, और नींद जो होती है, नींद के अंदर हमें क्या आते हैं, सपने आते हैं। सपने दोस्तों नींद की कौन सी फेज के अंदर आते हैं? नींद की दो फेज होती है, आप सभी लोगों को पता है। एक है REM यानी रैपिड आई मूवमेंट फेज, और दूसरा फेज है नॉन रैपिड आई मूवमेंट फेज। ठीक है, यहां पर जब हमें स्लीप आती है तो पहले REM फेज यहां पर होती है, देन जब डीप स्लीप में होते हैं तो हम नॉन रैम फेज जो है वो यहाँ पर होती है। और नॉन रैम फेज की अलग अलग स्टेजेस होती है यहाँ पर, जैसे हमने कहा स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। ठीक है, यहाँ पर 4 अलग अलग फेज यहाँ पर होती है। तो जैसे हमने कहा कि 10 मिनट की जो है वो रैम फेज हुई, फिर इसके बाद हमने कहा, जैसे मैंने कह दिया कि 5 मिनट की जो है फेज 1 है, फिर इसके बाद 15 मिनट की फेज 2 है, फिर 10 मिनट की फेज 3 है, फिर 10 मिनट की फेज 4 है। रैंडमली, मैंने अभी ये नहीं कहा कि एग्जैक्ट इतनी होती है, लेकिन रैंडमली मैंने मान लिया कि रैम स्लीप जो है वो यहाँ पर 10 मिनट की है। देन नॉन रैम स्लीप जो है, इसके अंदर अलग अलग जो फेज हैं वहां पर उनका टाइम ड्यूरेशन हमने कहा, एक का 5 मिनट है, दूसरे का 15 मिनट है, तीसरे का 10 मिनट है, चौथे का 10 मिनट है। तो यहाँ पर इसका अल्टरनेट साइकिल यहाँ पर चल रहा होता है, और इस स्लीप साइकिल को हम नॉर्मल स्लीप साइकिल बोलते हैं। अल्टरनेट रैम और नॉन रैम स्लीप्स के साइकिल्स वहां पर होते हैं। अच्छा, सपने जो है वो कौन सी फेज के अंदर आते हैं? जो ड्रीम्स जो होते हैं वो कौन सी फेज के अंदर आते हैं? दोस्तों ड्रीम जो है वो रैम और नॉन रैम दोनों स्लीप के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ड्रीम जो होते हैं दोस्तों, सपने दोनों ही फेज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है दोस्तों? जो रैम स्लीप वाले जो सपने हैं वो हमें याद रह जाते हैं, और नॉन रैम स्लीप वाले जो सपने हैं वो याद नहीं रहते। ठीक है, नॉन रैम स्लीप वाले जो सपने हैं वो हमें याद नहीं रहते। ठीक है, तो कई बार आप जब सुबह सुबह उठते हैं और आपको याद आता है कि यार आज तो मेरे को ये सपना आया, तो ये सपना जो है वो कौन सा सपना है? जो रैम स्लीप के अंदर था। ठीक है, नॉन रैम स्लीप के सपने हमें कभी याद नहीं रहते दोस्तों। तो रैम स्लीप के सपने हमें याद रहते हैं। इसको कैसे याद रख सकते हैं हम? कि यहाँ पर कौन सी फेज ऐसी है जिसके अंदर सपने याद रहते हैं? यानी रैम, रैम का मतलब रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब याद रहना। ठीक है, तो जो ड्रीम जो हमें याद रहते हैं वो कौन सी फेज के सपने हैं? रैम से फेज के, रैपिड आई मूवमेंट फेज के, जो कि हमें रिमेंबर रहते हैं, याद रहते हैं। तो यहाँ पर जो रैम और NERM का सीक्वेंस जो है वो यहाँ पर चलता रहता है। लेकिन दोस्तों जब भी हम बार्बिट्यूरेट्स या बेंजोडाइजेपिन जब यहाँ पर देते हैं तो स्लीप की जो ये फेज है इसको ये इक्वली इंक्रीज नहीं करते। यहाँ पर हमने क्या कहा कि जब भी हम बार्बिट्यूरेट्स या बेंजोडाइजेपिन जब भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो इस व्यक्ति को नींद ज्यादा आएगी। यस, नींद ज्यादा तो आएगी, यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्वांटिटी तो इंक्रीज हो गई। जैसे मैंने कहा कि अभी ये 6 घंटे सोता था पहले, अब यहाँ पर ये 10 घंटे तक सोने लग गया, या पहले इसको नींद ही नहीं आती थी, अब ये सोने तो लग गया है। वहां पर यहाँ पर इसकी जो क्वांटिटी है स्लीप की वो तो यहाँ पर इंक्रीज हो गई, लेकिन ये जो फेज है इसको ये इक्वली इस प्रोपोर्शन के अंदर चेंज नहीं करता। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर REM को जो है हमने दवाई देने के बाद इसको इसने 12 मिनट कर दिया, यहाँ पर ये 8 मिनट कर दिया, इसको 30 मिनट कर दिया, इसको ये 10 मिनट ही रहा, ये 10 मिनट ही रहा, या 12 मिनट हो गया। तो यहाँ पर इसने क्या कर दिया? इसको डिस्टॉर्ट कर दिया। इसकी जो आर्किटेक्चर था जो स्लीप का, इसको इसने क्या कर दिया? डिस्टॉर्ट कर दिया। तो इन दवाइयों को देने के बाद क्वांटिटी ऑफ स्लीप तो इंक्रीज हो गई, क्वांटिटी ऑफ स्लीप तो इंक्रीज हो गई दोस्तों, लेकिन क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है, क्वालिटी ऑफ स्लीप ये यहां पर कॉम्प्रोमाइज हो। तो दोस्तों इन दवाइयों के खाने के बाद भले ही वो सो लिया 8 घंटे, लेकिन उसको लगेगा कि यार नींद तो आई नहीं।
6 घंटे 8 घंटे व्यक्ति सो लिया, लेकिन फिर भी वो फ्रेश महसूस नहीं कर रहा, उसको तो लगेगा नॉर्मली हम क्या होते हैं 6 घंटे बाद सो जाते हैं, तो सोने के बाद जब उठते हैं तो हम फ्रेश महसूस करते हैं। लेकिन इन दवाइयों को देने के बाद, बारबिटूरेट्स और बेंजोडाइजेपिन देने के बाद, वहां पर व्यक्ति की नींद तो आ जाएगी, क्वांटिटी जो स्लीप का जो टाइम पीरियड है वो तो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जब वो उठेगा तो उसे लगेगा कि यार नींद तो आई नहीं। वहां पर उसकी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप्स है वो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज होगी। यानी कहने का मतलब ये जो स्लीप है इन दवाइयों को देने से कैसी स्लीप है, घटिया क्वालिटी की स्लीप। क्यों घटिया क्वालिटी की स्लीप है? क्योंकि यहां पर इसने जो स्लीप आर्किटेक्चर है उसको डिस्टॉर्ट कर दिया। यानी कहने का मतलब डिस्टॉर्शन ऑफ स्लीप आर्किटेक्चर की वजह से ये जो क्या हो गया, स्लीप जो है वो कैसी हो गई, घटिया क्वालिटी की। यानी इन दवाइयों को खाने के बाद उसको नींद तो आ गई, लेकिन वहां पर जो नींद का जो पर्पज है कि अपने आप को फ्रेश महसूस करवाना, तो वो यहां पर नहीं हो। दोस्तों जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हम नॉर्मली रात को सोने जाते हैं बेड पर, और जैसे ही हम रात को सोने जाते हैं तो लगभग 10 से 15 मिनट जब हम बेड पर सोते हैं तो थोड़ी देर बाद जो है वो हमें नींद आ जाती है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि 10 PM पर हम सोने गए तो यहाँ पर 15 से 25 मिनट के अंदर 10-15 PM पर हमें नींद आ गई। ठीक है, तो नॉर्मल आदमी के अंदर ये जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 10 से 15 मिनट या 20-25 मिनट। ठीक है, इतनी देर के अंदर हमें नींद आ जाती है। लेकिन जिन पेशेंट्स को इनसोम्निया की प्रॉब्लम है, इनसोम्निया की प्रॉब्लम है, वो क्या होगा कि 10 बजे जब वो सोने जाएगा बेड पर तो रात को 3 बजे तक उसको नींद नहीं आ रही है। हमने कहा सुबह के 3 बज गए लेकिन अभी तक उसको यहाँ पर नींद नहीं आ रही। तो यहाँ पर जो ऑनसेट ऑफ स्लीप जो है, जो नॉर्मल व्यक्ति के अंदर 10 से 15 मिनट के अंदर जो है नींद आ जाती है, इस इंसोम्निया वाले पर्सन के अंदर क्या हो रहा है, ये ऑनसेट ऑफ जो स्लीप का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो जैसे ही हम बारबिटूरेट्स या बेंजोडाइजेपिन दवाइयां देंगे दोस्तों, बारबिटूरेट या बेंजोडाइजेपिन दवाई देंगे तो यहाँ पर इस इंसोम्निया वाले व्यक्ति के अंदर जो ये लेटेंसी टाइम पीरियड है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंसी टाइम पीरियड, लेटेंसी टाइम पीरियड। तो यहाँ पर ये टाइम पीरियड जो है वो घटकर कम हो जाता है। ठीक है, जिससे व्यक्ति को नींद जो है वो जल्दी आ जाती है। तो इनसोम्निया वाले पर्संस के अंदर हम जो ऑनसेट ऑफ स्लीप का टाइम है या जो लेटेंसी ऑफ स्लीप है, इसको हम क्या कर देते हैं दोस्तों, डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर नींद तो जल्दी आ गई, लेकिन इस बारबिटूरेट्स और बेंजोडाइजेपिन ने क्या कर दिया, स्लीप आर्किटेक्चर को डिस्टॉर्ट कर दिया। क्या कर दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया। यानी यहां पर उसकी जो फेजेस थी उसको इक्वली प्रोपोर्शन के अंदर वहां पर इंक्रीज नहीं किया, उसने किसी को ज्यादा बढ़ा दिया किसी को कम कर दिया। तो वहां पर जो आर्किटेक्चर था स्लीप का, उसकी जो बेसिक जो स्ट्रक्चर थी उसको इसने डिस्टॉर्ट कर दिया, जिससे कि क्या हुआ, स्लीप की जो क्वालिटी है वो बहुत घटिया हो गई। यानी पेशेंट जब सोकर उठता है तो वहां पर उसे फ्रेश फील नहीं होता। तो दोस्तों हमें एक ऐसी दवाई चाहिए जो इस स्लीप लेटेंसी को तो कम करे लेकिन स्लीप आर्किटेक्चर को डिस्टॉर्ट नहीं करे। क्लियर है दोस्तों, हमें क्या चाहिए, लेटेंसी टाइम पीरियड। लेटेंसी टाइम पीरियड का मतलब ऑनसेट टाइम पीरियड, जो स्लीप ऑनसेट टाइम पीरियड है इसको तो ये रिड्यूस करे। ठीक है, और दूसरा स्लीप आर्किटेक्चर को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, स्लीप आर्किटेक्चर को डिस्टॉर्ट ना करे, यानी जितना पहले था उसी प्रपोर्शन के अंदर, जिस तरीके से स्लीप आर्किटेक्चर था उसी प्रपोर्शन के अंदर यहां पर उस टाइम पीरियड को इंक्रीज करे। तो दोस्तों ऐसी दवाई जो है वो आगे डेवलप कर ली गई और इन दवाइयों को हम जैड ड्रग के नाम से भी जानते हैं। जैड ड्रग कौन कौन सी हैं ये, जॉल्पीडेम, जैल्पिलॉन, जॉपिक्लॉन, एस जॉपिक्लॉन।
ये दवाइयां दोस्तों क्या करती हैं, लेटेंसी टाइम पीरियड को तो डिक्रीज करती हैं, लेकिन स्लीप आर्किटेक्चर को डिस्टर्ब नहीं करती। तो इससे क्या नहीं होगा, यस, आराम से व्यक्ति जो है वो फ्रेश फील करेगा, सुबह जब भी उठेगा तो फ्रेश फील करेगा, हैंगओवर इससे नहीं होगा, हैंगओवर नहीं होगा, एडिक्टिव नहीं होती, नॉन एडिक्टिव होती है, नॉन एडिक्टिव। दोस्तों बार्बिचूरेट और बेंजोडाइजेपिन जो होती है वो एडिक्टिव होती है, जबकि ये जो ड्रग है जोल्पिडेम, जेल्पिलॉन, जोपिक्लोन, एसजोपिक्लोन, ये क्या करती हैं, ये हैंगओवर नहीं करती, नॉन एडिक्टिव होती है। ठीक है, तो आजकल जो ड्रग ऑफ चॉइस जो है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इनसोमनिया, इनसोमनिया के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो क्या है, ये जो जैड ड्रग्स हैं ये हम यहाँ पर यूज में लेते हैं। ठीक है, तो ड्रग ऑफ चॉइस इनसोमनिया के लिए कौन सी दवाइयां हैं, ये जो जैड ड्रग्स हैं जिनके अंदर जोल्पिडेम, जेल्पिलॉन, जोपिक्लोन और एसजोपिक्लोन दवाइयां ये यहाँ पर है। अब दोस्तों ये दवाइयां काम कैसे करती हैं, ये दवाइयां भी सेम वैसे ही काम करती हैं जैसे बेंजोडाइजेपिन करती है। ठीक है, तो बेंजोडाइजेपिन कैसे काम करती थी दोस्तों, पहले ये गाबा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती थी, और गाबा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करने की वजह से क्या हुआ था, क्लोराइड चैनल ओपन हुए थे, सेम उसी तरीके से ये यहाँ पर काम करती है। अब दोस्तों बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स भी दो तरीके के होते हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2 रिसेप्टर्स। तो मेनली यहाँ पर ये जो जैड ड्रग्स हैं ये अल्फा 1 रिसेप्टर्स पर काम करती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर इसकी पॉइजनिंग अगर हो गई तो हम क्या दवाई दे सकते हैं, तो बेंजोडाइजेपिन की पॉइजनिंग होती तो हम कौन सी दवाई देते थे, फ्लूमाजेनिल। तो यहाँ पर अगर इन जैड ड्रग्स की पॉइजनिंग होती है तो अगेन जो है वो हम कौन सी दवाई दे सकते हैं, फ्लूमाजेनिल हम यहाँ पर दे सकते हैं। दोस्तों हम दिन के अंदर हम जागते हैं और रात के अंदर हम सोते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रात को, जिनकी जो दिन जो है वो रात में चालू होता है, रात को 12 बजे चालू होता है और जब वो सुबह होती है तब वो सोते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं ये क्या होते हैं, दिन के अंदर जागते हैं और रात जैसे ही होने लगती है हमें नींद आने लगती है। तो दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा सेंसर है जो जैसे ही दिन होता है हमें जगा देता है और जैसे ही रात होती है वो हमें नींद आने लगती है। ठीक है, तो वहां पर दोस्तों एक सेंसर है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिलेटोनिन, मिलेटोनिन, नॉट मेलेनिन, इट इज मिलेटोनिन। ठीक है, मिलेटोनिन जो है ये क्या करता है दोस्तों, ये एक सेंसर है एक तरीके का, जो कि जैसे ही दिन होता है ये जो यहाँ पर स्लीप जो है, जैसे ही रात होती है हमें स्लीप, नींद आने लगती है, और जैसे ही दिन होता है वो हमें जगा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर कई बार ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दोस्तों शिफ्ट के अंदर काम करते हैं, होते हैं जैसे आपके नर्सिंग स्टाफ ही है, या डॉक्टर जो मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल से व्यक्ति जो होते हैं शिफ्ट के अंदर ड्यूटी लगती है, शिफ्ट वर्कर, या जो फैक्ट्रीज के अंदर वर्कर्स जो होते हैं कई राउंड द क्लॉक उनकी ड्यूटी लगती है तो शिफ्ट में काम करते हैं। या फिर कई बार जेट लैग होता है, जेट लैग, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से अमेरिका जा रहा हूँ एरोप्लेन में बैठ के, तो यहाँ से जब चला तो क्या हुआ, यहाँ पे रात थी और 12 घंटे बाद जब पहुंचा तो अगेन जो है वहां पर तो क्या है, यहाँ पर डिफरेंस है कितने घंटे का, कम से कम जब यहाँ पे इंडिया के अंदर जब रात होती है तो वहां पे दिन होता है, और जब यहाँ पे दिन होता है तो वहां पे रात होती है। ठीक है, तो वहां पर जब हम पहुंचेंगे तो अगेन जो है वो जो जहां से हम छोड़ के गए थे वही वो चीज हमें मिलेगी। तो वहां पर इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, जेट लैग। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या किया दोस्तों, हमने एक दवाई ऐसी दे दी जो कि मेलेटोनिन के रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डे नाइट साइकिल जो है इसको एडजस्ट करने के लिए, डे नाइट साइकिल को एडजस्ट करने के लिए, वहां पे अभी तो क्या हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पर दिन के अंदर तो क्या हो रहा है, हम जाग रहे हैं और रात के अंदर हम सो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस मेलेटोनिन के रिसेप्टर्स को जो स्टिमुलेट करने वाली जो ड्रग है वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर ये जो प्रॉब्लम जो होती है जेट लैग और शिफ्ट वर्कर वाली जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर दूर हो सकती है। और ड्रग जो हमने रिसर्च की है इसके लिए वो है रेमेल्टियोन, रेमेल्टियोन। ठीक है, रेमेल्टियोन, इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर मेलेटोनिन
मेलेटोनिन को ऑन करने वाली, ठीक है, मेलेटोनिन को ऑन करने वाली जो ड्रग है, यानी मेलेटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट ड्रग जो है वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों इनके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, मेनली साइकेट्रिक साइड इफेक्ट इन दवाइयों को देने से होते हैं, साइकेट्रिक साइड इफेक्ट जो है वो यहाँ पर हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे ब्रेन के अंदर दोस्तों एक और रिसेप्टर्स होता है जिसे हम बोलते हैं ऑरेक्सिन, ऑरेक्सिन रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं? ऑरेक्सिन रिसेप्टर। और इस ऑरेक्सिन रिसेप्टर्स का क्या काम है? ये हमें एक्टिव रखता है, यानी जगाकर रखता है, इसकी वजह से हम जागते रहते हैं। तो इन रिसेप्टर्स को अगर हम ब्लॉक कर दें, इन ऑरेक्सिन रिसेप्टर्स को अगर हम ब्लॉक कर दें तो पेशेंट क्या हो जाएगा? सो जाएगा, ठीक है। तो ऑरेक्सिन रिसेप्टर्स को अगर हम ब्लॉक कर दें दोस्तों तो पेशेंट को नींद आ जाएगी। तो नींद लाने के लिए हम ये दवाई जो है ये भी हम यूज में ले सकते हैं, और दवाई का नाम है सुवोरेक्सेंट। आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, सुवोरेक्सेंट। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये जो ऑरेक्सिन जो है, ऑरेक्सिन एंटागोनिस्ट, नाम से ही पता चल रहा है इस दवाई के नाम में, ऑरेक्सिन एंटागोनिस्ट ड्रग है, और ये क्या कर देती है? स्लीप ला देती है, यानी नींद कर देती है। तो दोस्तों ये जो दवाइयां थी, ये दवाइयां हैं सेडेटिव और हिप्नोटिक्स।